नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। और तैयार होंगे भी क्यों ना, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच इसीलिए कहते हैं, जैसे कि हम लोग मैथ्स की बाकी ब्रांचेस जब पढ़ते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डेटा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया दिनों दिन कॉम्पैक्ट होती जा रही है, ऐसे में डेटा को मैनेज करना भी एक हमारे पास पूरा एक ब्रांच है ना। और इसको इन दिनों सीखना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर विद्यार्थी के मन में एक महत्वाकांक्षा ज़रूर है कि बड़े होकर उसको किसी ना किसी एक बड़े पद पर पहुंचना है। और बड़े पद पर पहुंचना यानी कि बहुत सारी टीम को मैनेज करना, बहुत सारी टीम को मैनेज करने के साथ साथ एक डेटा का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना। जैसा कि हम लोग प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि डेटा पहले रजिस्टरों में होता था, रजिस्टरों से कमरे भरे होते थे। फिर आया हमारे पास एक कंप्यूटर जो एक कमरे के बराबर था, उसके अंदर डेटा हुआ। फिर कंप्यूटर धीरे धीरे छोटा होना शुरू हुआ, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप। और अब तो एक समय ऐसा आ गया है कि घड़ी में पूरा काम होने लगा है। और आने वाला समय ऐसा होगा कि नखूनों में कुछ ऐसा डिवाइस आ जाएगा जब वहां पर होना होगा। तो बच्चों, डेटा यहाँ पर कम नहीं हो रहा है ना। डेटा क्या हो रहा है? कॉम्पैक्ट हो रहा है। और इस डेटा की पूरी जो स्टडी है वही हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों, है ना। तो जैसे अगर मैं आप लोगों को एक कुछ उदाहरण देकर मैं बताऊं तो आप लोगों को बात समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके पास पूरे स्कूल का डेटा होता है ना। अब उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए वो एक एक चीज तो नहीं देखते हैं कि कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे जाकर पढ़ रहा है, कौन सी उसकी कॉपी कंप्लीट है। तो उनके पास निकल कर आता है एक रिजल्ट, एक ग्राफ, है ना, जिसके थ्रू वो ये एनालिसिस करते हैं कि उसकी जो पहले की जो प्रोग्रेस है वो पहले के कंपैरिजन में कुछ बढ़ी है या नहीं बढ़ी हुई है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर की बात कर लें, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात कर लें, लाइक जैसे अंबानी है, उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। इतने सारे हैं कि शायद वो चाहकर भी कभी जीवन भर उन आउटलेट्स पर जा नहीं पाएंगे। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जानकारी नहीं रखते होंगे। डेफिनेटली हफ्ते में, महीने में या दिन में एक बार वो अपना एनालिसिस जरूर चेक करते होंगे कि उनका जो पूरा बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और डेफिनेटली उसको जब वो मिनट्स में, सेकंड्स में देखते होंगे तो बहुत कॉम्पैक्ट सा डेटा उनके पास होता होगा, जो पूरा एनालिसिस उनको दे देता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग साल भर में लगभग लगभग 220 दिन स्कूल जाते हैं, 220 दिन स्कूल जाते हैं, रोज 7-8 पीरियड अटेंड करते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा एक कागज में बनकर तैयार आ जाता है, जो कि आपके पेरेंट्स आपके पीटीएम वाले दिन साल भर में 2 या 3 बार देखते हैं, जिससे वो पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो यही डेटा का जो कॉम्पैक्टमेंट है, वही सब कुछ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 और इसका पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या ही है, पहली हमारी पास पहला ही कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या बच्चों? अ स्टडी डीलिंग विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग कैसे डेटा को मैनेज किया जाता है, कैसे उसका एनालिसिस किया जाता है, कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, यही पूरी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब ये डेटा 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 शब्द क्या होता है? यहाँ पर डेटा का कतई मतलब वो नहीं है जो रात को 12 बजे खत्म हो जाता है। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। मैं यहाँ पर अगर कोट भी कर दूं कि डेटा यानी होता क्या है ना। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डेटा का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी क्लास में हुआ कोई एक टेस्ट, है ना। टीचर ने उसका टेस्ट पेपर तैयार किया, उसका एग्जाम लिया, उसका एवल्यूशन किया, लास्ट में पूरे नंबर्स इकट्ठे करे, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टेस्ट का जो एनालिसिस निकल कर आया वो हुआ उसका डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने पर जो भी उसका एसेंस निकल कर आता है वो कहलाता है उस पर्टिकुलर इवेंट का डेटा। ठीक है, तो डेटा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड
फॉर अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा, है ना। बड़ी कॉम्पैक्ट सी डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूँ जिसको बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। डेटा जो है बच्चों दो तरीके का होता है, ठीक है। डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स दैट ऑलरेडी हैड अ डेटा स्टोर्ड, है ना। तो मैं इसको और साधारण कर देता हूँ और आसान भाषा में कर देता हूँ। डेटा जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है कि यदि अगर आपने खुद ही कोई इवेंट परफॉर्म किया, खुद ही एनालिसिस करा, खुद ही एवोल्यूशन करा और खुद ने ही वो पूरा डेटा इकट्ठा करा, तो वो पर्टिकुलर डेटा आपके लिए क्या होगा, प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब्जेक्ट टीचर जिसने पेपर बनाया, आपका एग्जाम लिया, आपका एवोल्यूशन करा और उससे मार्क्स इकट्ठे करे, तो वो जो डेटा है उस टीचर के लिए क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा, है ना। उसने उठाकर उसको दे दिया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के लिए वो डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा, है ना, क्योंकि उसको वो दूसरे सोर्स के थ्रू वो मिला हुआ है। दूसरे एग्जांपल से बात हम समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके घर वालों ने एक लंबी सी लिस्ट बनाकर सामान की आपको दे दी और पैसे दे दिए, आप मार्केट गए, पूरा मार्केट घूमे, एक एक सामान लिया, सबका लेखा जोखा रखा, तो वो डेटा आपके लिए क्या है, प्राइमरी डेटा। आपने उठाकर उस पूरा विस्तार को उठाकर अपने पेरेंट्स को दिया, तो वो जो पूरी सामान की लिस्ट, पैसा, ये वो, कितना सामान कितने का आया, वो जो डेटा है वो सब क्या हुआ, पेरेंट्स के लिए सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो अंतर क्लियर है, डेटा दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इंस्टेंस अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बात समझते हैं कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 10 नंबर का टेस्ट हुआ है। अब भैया 4 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 6 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 7 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 8 9 10 वाले कितने कितने बच्चे हैं। जितने जितने नंबर पर जितने जितने बच्चे रिपीट होते जा रहे हैं वो कहलाती है उस पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा भी हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक टेबल बना लिया, जहां पर है हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास मार्क्स और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ डाल लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर हम डाल लेते हैं कुछ सीरियल नंबर, है ना। अब हमने देखा कि एक नंबर वाले कितने बच्चे थे, तो एक नंबर वाले हमने कह दिया कि 5 बच्चे थे, तो हम कैसे लिखते थे इसको, 1 2 3 4 5, है ना। हमने देखा 2 नंबर वाले कितने बच्चे थे, तो 10 बच्चे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते थे, जल्दी से बता दो जरा, टैली मार्किंग, है ना। अब इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को मार्क करने के लिए बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं, जैसे पिक्टोरियल ग्राफ है ना, हमने पाई चार्ट पढ़ा हुआ है ना, हमने टैली मार्किंग पढ़ी हुई है। तो ये जो है ये बताता है कि कैसे हमारे पास डेटा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, या फिर अगर मैं बोलूं कि डेटा को क्लासिफाइड तो हमने कर लिया प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी और भी दूसरे टाइप्स के डेटा आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। तो डेटा को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसको और बिल्कुल साधारण सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अनग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा इज डेटा इन इट्स ओरिजिनल और रॉ फॉर्म, द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। आपने आमतौर पर क्लास में देखा होगा, जब कभी भी टीचर जो है एग्जाम ले लेता है तो फिर वो बनाता है मार्क लिस्ट, है ना, फलाने के इतने नंबर, राहुल के इतने नंबर, रश्मि के इतने नंबर, सोनल के इतने नंबर, है ना। तो ये जो डेटा है जिसके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, रॉ डेटा है, बिल्कुल जैसा था जैसा दिखा बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा उन्होंने, है ना, मार्क लिस्ट में। तो ऐसा डेटा जिसके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है उसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, रॉ डेटा, है ना। लेकिन वहीं पर यदि अगर हम मार्क्स को क्लास में डिवाइड कर दें, है ना, सपोज मान लो 100 नंबर का पेपर है, अब 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं,
20 से 30 वाले कितने हैं। तो ऐसे डेटा को जब हम क्लास के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से जब हमने डेटा को डिवाइड करा तो वो कहलाता है ग्रुप्ड डेटा। और जैसे ही बच्चों ये क्लासेस बनती हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्लासेस। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, इसमें ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, है ना। और ये जो है ये कहलाती है हमारी लोअर लिमिट। ठीक है। और एक टर्म और मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूं, यहां पर हमें पढ़ना होता है क्लास साइज। क्लास साइज, है ना। क्लास साइज क्या होता है? तो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो तो आपको निकल कर आएगी क्लास साइज। आगे चलकर आप क्लास मार्क भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना। आगे चलकर आप लोग क्लास मार्क भी पढ़ेंगे। अब क्लास मार्क क्या होता है? तो भैया लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क निकालते कैसे हैं? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख भी देता हूँ, ये होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ये क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अनग्रुप्ड क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, कैसे हम लोग उसको क्लास के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास साइज क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। क्लास इंटरवल, द साइज ऑफ द क्लास इनटू विच अ पर्टिकुलर डेटा इज डिवाइडेड, है ना। जो कि बात मैंने अभी आपसे कही, यदि अगर मैं इसको इन क्लासेस को ऐसे डिवाइड कर दूं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुंच गई बात, 90 to 100 तक। इस तरीके से हमने क्लासेस को, जो क्लास का जो टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके मार्क्स को हमने इस तरीके से क्लासेस में डिवाइड कर दिया। द साइज ऑफ द क्लास इनटू विच द पर्टिकुलर डेटा इज डिवाइडेड, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, डिवीजन ऑन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, है ना। चूंकि हमें यहाँ पर 9th क्लास में जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो जो डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो ग्राफ के फॉर्म में किया जा रहा है। और ग्राफ के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3 चीजें पढ़नी है, एक तो बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं, डिवीजन ऑन अ हिस्टोग्राम और अ बार ग्राफ। क्लास विड्थ क्या कहलाती है हमारे पास, जिसको मैंने अभी आपसे कहा था कि क्लास साइज या क्लास विड्थ दोनों एक ही चीजें होती हैं, है ना। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। और ये निकाली कैसे जाती है? आप हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी क्लास साइज कितनी है, 10 है। आप सब जगह देखेंगे तो इनको क्या बोलते हैं, क्लास साइज। और ऐसा डिवीजन, ऐसा ग्रुप्ड डेटा का डिवीजन जहां पर क्लासेस सभी एक ही साइज में डिवाइड हो, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेगुलर इंटरवल्स। आगे चलकर आप लोग इर्रेगुलर इंटरवल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। रेगुलर और इर्रेगुलर क्लास इंटरवल, जिसका हम जिक्र ही कर रहे थे, वही हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो रेगुलर और इर्रेगुलर क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? तो रेगुलर क्लास इंटरवल्स व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल और ऑफ द सेम साइजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी अगर हमारे पास सेम साइज वाली क्लास हो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे चलते चलते बात कहाँ तक जा रही थी, 90 to 100, ऐसे डिवीजन को, ऐसे ग्रुप्ड डेटा को हम लोग कहते हैं रेगुलर क्लास इंटरवल्स। तो भैया इरेगुलर क्या होगा, अब यहीं से दिमाग चल जाता है ना हमारा। रेगुलर इंटरवल्स कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया भी गया, क्लासेस का साइज ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। क्लासेस का साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर दे दिया गया है कि एक क्लास है 0 to 35, 35 to 45, फिर है हमारे पास 45 to 55, फिर है हमारे पास 55, 55 to
80। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लास साइज जो है वो कितना है 35 है, यहाँ पर क्लास साइज जो है वो कितना है 10 है, यहाँ पर क्लास साइज जो है वो कितना है 10 है, यहाँ पर क्लास साइज देखेंगे तो 25 है। यानी कि सभी क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस है वो वेरिएट कर रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसा जब हम कभी भी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ऐसी क्लासेस को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर क्लास इंटरवल, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर ऑफ वेरिंग साइजेस, है ना, जब उनका साइज के अंदर वेरिएशन हो रहा हो, उसके अंदर चेंजेस हो, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं इर्रेगुलर क्लास इंटरवल्स। और इस इर्रेगुलर क्लास इंटरवल को सॉल्व करने के तरीके भी अलग होते हैं, आगे चलकर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी टेबल। A frequency table or distribution shows the occurrence of a particular variable in a tabular form। तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको सब कुछ बता देती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर आपको मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले ली उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर सीरियल नंबर। मैंने कहा 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 वाले कितने बच्चे हैं। यहाँ पर मैंने कह दिया कि 0 से लेकर 10 तक वाले 12 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले हमारे पास 5 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले हमारे पास सपोज मान लीजिए कि 20 से 30 वाले जो हमारे पास बच्चे हैं, सपोज ये मान लीजिए 14 बच्चे हैं, है ना। इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर अपन टैली मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, टैली मार्किंग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने टैली मार्क कर लिया। तो 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 14 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, ये तो आजकल आमतौर पर मोबाइल में कंप्यूटर में बहुत कॉमन वर्ड है सॉर्टिंग करना, यानी कि डेटा को अरेंज कर लेना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो रॉ डेटा नीड्स टू बी सॉर्टेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑपरेशंस। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना। और इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो ये मैंडेटरी ही होता है, जरूरी होता है कि बिना सॉर्टिंग किए आप कोई भी जो डेटा में चीजें पूछी गई हैं उसको आप नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल जब कभी भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हमें डेटा को सॉर्ट करना कंपलसरी ही होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है नेक्स्ट, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना, और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन एनी मैनर, है ना। अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा है वो किसी भी तरीके से अरेंज है, वो किसी भी तरीके से सॉर्टेड नहीं है ना। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट अरेंज्ड इन नॉट अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से उसको लिख दिया गया है ना। तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर वही सारी चीजें अरेंज करके लिख दी जाती हैं, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आर ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 100 नंबर का टेस्ट है, तब आप अरेंज करके उसको लिखेंगे। लेकिन कईयों बार जब आप लोगों ने अपनी क्लास में देखा होगा कि जब टीचर मार्क की लिस्ट बनाती है तो उसमें पहले 0 वाला होता है, फिर एकदम से 90 नंबर वाला आ जाता है, फिर आ जाता है बीच में 15 नंबर वाला, है ना। तो ये जो डेटा ये अरेंज नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे या बिल्कुल जो टॉप मोस्ट नंबर आए होंगे उससे स्टार्ट करके नीचे तक जाएंगे, या नीचे से आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब आप लोग समझे कि किस तरीके से डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। हमारे 9th क्लास के सिलेबस में केवल ये एक ही पार्ट है। इससे पहले हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी था, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब वो सिलेबस से डिलीटेड है। लेकिन आगे चलकर 10th क्लास में हमें वही पढ़ना है, तो उसका एक छोटा सा एसेंस मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की जब कभी भी हम बात करें तो 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें पढ़ना है बार ग्राफ, सबसे पहले हमें पढ़ना है बार ग्राफ, देन हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, और फिर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, इतनी चीजें हमें पढ़नी है। तो पहला ही चीज हमारे पास आ गया है बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन द एक्सिस। कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बार्स की हाइट है ये बताती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। अब कैसे? तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेके रखा है कि एक कोई फैमिली है, उसकी सेविंग्स जो है वो परसेंटेज में यहाँ पर दी गई है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर दिए गए हैं। तो 20% वाले 105 हैं, 30% वाले 199 हैं, 40% वाले 19 और 50% वाले 73 लोग हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास बच्चों यहाँ पर 400 लोगों का डेटा दे रखा है। ठीक है, अब जब मैंने इसको ग्राफ पर प्लॉट करा तो मुझे जरूरत पड़ी कार्टेशियन प्लेन की, जहां पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट करे उनके बार्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एम्प्लॉय की फ्रीक्वेंसी, और यहां पर वाई एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट करा उनका परसेंटेज, है ना, कितना परसेंट वो लोग वहां पर सेविंग कर रहे थे। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा शायद उल्टा बोल दिया है। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा उनका परसेंटेज और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा नंबर ऑफ पीपल्स, है ना। एक्स एक्सिस पर मैंने करा है सेविंग्स, है ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये है सेविंग्स और ये है हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 20% वाले कितने थे? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 100 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि लगभग 105 के आसपास। 30% वाले कितने थे? तो 199 लोग थे, तो ये 200 से एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे रहा होगा, है ना। जब कभी भी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ग्राफ में करना होता है और एग्जाम में भी ग्राफ पेपर आपको मिलेगा जहां पर आप लोग क्लियरली इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 40% वाले 29 लोग थे, तो उसका बार जो है वो थोड़ा सा छोटा है, और इसी तरीके से 50% वाले कितने थे? 73 थे। तो आप इसको देखेंगे ये यहाँ पर हमारे पास 50 और 70 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। क्लियर है? तो बार ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है ये आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी आगे चलकर एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर पूरा का पूरा ग्राफ हम ही लोग बनाएंगे और सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम में क्या होता है बच्चों? अच्छा, इससे पहले एक चीज और दी गई है, वेरिएबल बीइंग अ नंबर। तो वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? तो वेरिएबल कोई भी हमारे पास अल्फाबेटिकल लेटर्स हो सकता है जो ये डिनोट करता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमें क्या डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस पर हमें क्या डिनोट करना है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है ना कि हमने एक्स एक्सिस पर क्या डिनोट करा था? सेविंग का परसेंटेज, और वाई एक्सिस पर हमने क्या रिप्रेजेंट करा था? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट करा था। तो वेरिएबल कैन बी अ नंबर सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अ नंबर ऑफ मंथ्स, जैसा कि हमने अभी पिछले उसमें देखा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ में भी और हिस्टोग्राम में भी, डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है। यदि अगर डिस्क्रीट है तो बार ग्राफ बनाया जाएगा और कंटिन्यूअस है तो हिस्टोग्राम बनाया जाएगा, है ना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। इसके लिए हम वापस से चलते हैं पिछली स्लाइड पर। तो यहाँ पर देखो 20% वाला था, फिर 30% वाला था, फिर 40% वाला था, फिर 50% वाला था। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन यहीं पर अगर मान लो डेटा ऐसा होता कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। जैसे हम मार्क्स की बात कर रहे थे तो 0 से 10 वाले कितने हैं, फिर अगला डेटा 10 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी डेटा हमारे पास कंटिन्यूअस होगा तो वहां पर निश्चित रूप से आपको हिस्टोग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो उन्होंने वेरिएबल के बारे में हमें बताया कि वेरिएबल क्या होते हैं और कैसा कैसा डेटा में हम बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो पहले हिस्टोग्राम समझ लेते हैं, तब आपको बात और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी।
हिस्टोग्राम क्या होता है, ये भी एक बार ग्राफ की तरह ही होता है, बस केवल यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि ये जो होते हैं बार यहाँ पर कंटिन्यूअस होते हैं। इससे पहले हमने बार ग्राफ में देखा था कि हर बार के बीच में एक गैप था, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक अ बार ग्राफ बट फ्रॉम अ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल एंड द विड्थ इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक डेटा ले लिया है जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमारे पास वेरिएबल है। सपोज मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से है, 0 to 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 4 से लेकर 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी बार्स मिलेंगे वो आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको और बता दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। एक हिस्टोग्राम मैं भी बना लेता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा सा फील आ जाए, है ना। सपोज मान लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पर मेरे पास 0, यहाँ पर ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना। 80 मार्क्स का पेपर है और बच्चों की संख्या मैं बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। 5, 10, 15, 20, 25, है ना। मैंने कहा ये 0, 0 नहीं, ये 10 था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। ठीक है क्या? अरे कह दो भैया ठीक है। तो हमने कहा कि 10 से लेकर 20 तक वाले कितने बच्चे थे। 10 से लेकर 20 तक वाले मैंने कह दिया कि 5 बच्चे थे, ये बन गया मेरा ऐसा। 20 से लेकर 30 तक वाले जो थे वो 20 बच्चे थे, एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 30 से लेकर 40 वाले 10 बच्चे थे, ऐसा बन जाएगा। 40 से लेकर 50 वाले 15 बच्चे थे, ये मैंने कुछ ऐसा बना लिया। 50 से लेकर 60 वाले जो थे वो मान लीजिए कि हमारे पास 3 ही बच्चे थे, ऐसा बन गया। 60 से लेकर 70 वाले हमारे पास मान लीजिए 12 बच्चे थे, ये कुछ ऐसा बन गया। और 70 से लेकर 80 वाले हमारे पास 6 बच्चे, ये इस तरीके से कुछ आपका पूरा हिस्टोग्राम बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बार्स के बीच में गैप नहीं होता है और बार के बीच में गैप तभी नहीं होगा जब क्लासेस किस फॉर्म में होंगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी, है ना। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तब ऐसी सिचुएशन में आप लोग बार ग्राफ बनाएंगे, है ना। मेरे दिमाग में एक छोटा सा और एग्जांपल आ रहा है, शायद आप लोगों की किताबों में भी पूछा जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया, कैसी सिचुएशन में आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक, ये है डेटा, ये है डेटा आप लोगों के स्कूल में आने वाले बच्चों के ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। कि कौन कौन सा बच्चा किस किस तरीके से स्कूल पहुंचता है। कोई साइकिल से आता होगा, कोई मोपेड से आता होगा, कोई रिक्शा से आता होगा, कोई बस से आता होगा। तो यदि अगर मैं यहाँ पर कुछ बना लूं कि साइकिल, साइकिल, है ना, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ रिक्शा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के उसमें, है ना। रिक्शा, फिर मैंने कर लिया मोटरसाइकिल, मोपेड कर लेते हैं इसको, मोपेड, फिर मैंने कर लिया यहाँ पर बस, ठीक है। और बच्चों की संख्या हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब मैंने कहा कि साइकिल से कितने बच्चे आते हैं, साइकिल से मैंने बना दिया कि 20 बच्चे आते हैं, ठीक है। रिक्शा से कितने बच्चे आते हैं, तो रिक्शा से 40 बच्चे आते हैं, ठीक है। मोपेड से कितने बच्चे आते हैं, तो मोपेड से सपोज मान लीजिए 30 बच्चा आता है, ठीक है। अब बस से आते हैं 60 बच्चे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो क्लासेस थी उनके बीच में कोई कंटिन्यूएशन नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ा, बार ग्राफ बनाना, ठीक है।
तो बार ग्राफ कब बनाना है, कैसे बनाना है, हिस्टोग्राम कब बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें क्लियर है। और नहीं भी है तो भी परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक्सरसाइज हमारे पास बाकी है, अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, है ना, कि कैसे क्या करना है। जैसे एक्सरसाइज करेंगे ढेर क्वेश्चन करेंगे, एक पार्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है अगला कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है बच्चों हिस्टोग्राम का ही एक पार्ट है, बस उसमें क्या करते हैं हम बार नहीं बनाते हैं, बस केवल ग्राफ बना देते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम आर जॉइंट बाय लाइन सेगमेंट द फिगर फॉर्म्ड विल बी अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपने कुछ नहीं करना है, जैसा हिस्टोग्राम बनाते थे ना, हिस्टोग्राम में जो भी बार बनते थे उनके मिड पॉइंट को जोड़कर हमें बना देना है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। कैन बी ड्रॉन विदाउट हिस्टोग्राम, नीड मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, 20 से 25 के बीच का आपको एक पॉइंट ढूंढना होगा, 20 से लेकर 25 के बीच में। जैसे अगर हम 20 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 45। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इस तरीके से हम लोग जो भी बार बनते हैं उनका पॉइंट ढूंढ लेते हैं, और आखिरी में आप अगर इसका देखेंगे तो इसका जो रॉ फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा 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 करके हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आखिरी में ये जाकर मिल जाता है। तो वहां पर हमें बार की जरूरत नहीं बनती है, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है बच्चों, बस जो बार होते हैं उन्हीं का हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं, जो टॉप का जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो हम लोग ने जिसकी बात कर रहे थे क्लास मार्क, इसी को बोलते हैं क्लास मार्क, और क्लास मार्क बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अगर मैं इसकी क्लास मार्क निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। इसकी क्लास मार्क निकालूं तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 15। इस तरीके से हम लोग क्लास मार्क निकालते चलते हैं। अब इस क्लास मार्क का यूज क्या है उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को 9th क्लास में भी, और बहुत हद तक आप लोगों को 10th क्लास में भी, है ना। तो एक और बिल्कुल बहुत अच्छा सजेशन मेरा आप लोगों के लिए कि 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स का बेस है ये, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि अगली आने वाली क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इससे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी 10th क्लास, तो हम बेस यहीं से बनाकर चलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। लास्ट हमारे पास इसकी स्लाइड है ये, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है हमारे पास किस तरीके से हम लोग डेटा का मीन तक पहुंचते हैं, यानी कि एवरेज वैल्यूज तक पहुंचते हैं, मॉड तक पहुंचते हैं, मीडियन तक पहुंचते हैं, है ना। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी होती क्या है, यही सारी चीजों का डिस्कशन, पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है आप लोगों का बच्चों, यही डिस्कस होना है आप लोगों का 10th क्लास में। ठीक है, जिसका अंश पहले 9th क्लास में होता था, अब डिलीट कर दिया गया है, मुझे नहीं समझ में आया कि आज तक क्यों कर दिया गया है। हालांकि मीन मीडियन मॉड जो है वो मुझे मालूम है कि आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीन या फिर एवरेज की। इसका मतलब क्या होता है, तो हम उदाहरण से ही इस बात को समझते हैं। जैसे अगर सपोज मान लीजिए कि 9th क्लास की अगर मैं बात कर लूँ, तो 9th क्लास में अमूमन पढ़ने वाले बच्चों की जो उम्र होती है वो 14 साल होती है ना। तो मैंने मान लिया कि 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की एज जो है वो क्या होती है, एवरेज 14 साल होती है। इसका कतई मतलब नहीं है कि क्लास में जितना भी बच्चा बैठा है वो 14 साल का भी होगा, कोई 15 का भी होगा, कोई 13 का भी होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कितने साल के होंगे, 14 या 14 के आसपास के होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। एक और उदाहरण देकर हम लोग बात करते हैं। आमतौर पर हम लोग एक दूसरे से ये बात करते हैं कि तेरी मोटरसाइकिल कितना एवरेज देती है, तो उसने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति लीटर। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसने 1 लीटर डलाया बिल्कुल पिन पॉइंट 60 किलोमीटर ही चलेगी, है ना। कभी अगर आप हाईवे पे निकल जाओ तो थोड़ी ज़्यादा भी चल सकती है, कभी गांव में खेतों में घुमाओगे तो 60 से कम भी चलेगी, लेकिन 60 के आसपास चलती है। इसका मतलब होता है एवरेज, है ना। एवरेज, या फिर अगर हम मीन की बात करें तो मीन निकालते कैसे हैं। अगर सपोज मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख ले रहा हूँ।
जैसे अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, है ना? तो अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, सारे नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी कि 15/5। तो ये कितना आ गया, 3। इस तरीके से हम लोग मीन या फिर एवरेज निकालते हैं। मीन के बाद अगर हम बात करें मॉड, तो मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा या ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग कहते हैं मॉड, है ना? हिंदी में इसको बहुलक बोला जाता है। और बहुलक का मतलब होता है कि जिस भी डेटा की आवृत्ति, है ना, बड़े घने घने शब्द यूज कर रहा हूं मैं, है ना, जो भी डेटा फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास में 100 नंबर का पेपर हुआ और वहां पर अधिकतम बच्चों के 0 आए, है ना, तो मॉड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? ये एक छोटा सा एग्जांपल था, दिल पे मत लीजिएगा, मुझे मालूम है आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो कोई भी डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो होता है मॉड, है ना? अब बच्चों के मन में एक खुरापात सोचती है कि सर अगर एक से ज्यादा बार जो नंबर आ रहे होंगे वो भी रिपीट हो रहे होंगे सेम क्वांटिटी में, तो उसकी भी कंडीशन होती है। आगे चल के जैसे जैसे आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स बढ़ता जाएगा आप लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स आपको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, और इवन आप चाहे मैथ्स ले लें चाहे कॉमर्स ले लें, है ना, स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। और मान लीजिए कि पढ़ाई छोड़कर भाग भी गए तो दुनिया जहान में जहां कहीं पर भी रखेंगे, लेखा जोखा तो मेंटेन करेंगे। आशा करता हूं आप सभी बड़े पदों पर पहुंचे, और बड़े पदों पर पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करें, डेटा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, इसलिए स्टैटिस्टिक्स से पीछा आप लोग कभी भी नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है, हमने मीन देखा, मॉड देखा, इसके बाद हम मीडियन की बात कर लेते हैं। तो मीडियन जो होता है वो एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट बिल्कुल मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग मीडियन बोलते हैं। और मीडियन निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को डेटा अरेंज करना कंपलसरी होता है, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। मीडियन निकालने के लिए 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम आगे चलकर 10th क्लास में पढ़ेंगे तो हायर हमें मीडियन निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी यदि अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में मीडियन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना? मैं यहाँ पर आपको अलग से बता देता हूँ कि जब कभी भी अगर हम लोग मीडियन की बात करें बच्चों, ठीक है, तो मीडियन 2 कंडीशन होंगी। पहली तो जब डेटा हमारे पास कैसा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तब मीडियन कैसे निकलेगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तब मीडियन कैसे निकलेगा। तो ऑड के केस में तो ये हो जाता है बच्चों, मीडियन बराबर n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आसानी से आप इस तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है, ये होता है बच्चों n/2, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। चलिए, अभी मजा नहीं आया तो एक उदाहरण लेकर बात समझ लेते हैं। तरीके से हम लोग दोनों केसेस में मीडियन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कुछ नंबर हैं तीन अगर मेरे पास कुछ नंबर हैं 3 6 5 4 9, है ना, 3 6 5 4 9, इसका मुझे मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं इसको अरेंज कर लूँ, 3 4 5 और 9, 3 4 5 6 भी है, 6 भी है भैया, 6 और 9 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऑड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड टर्म जो आ रहा है ना, यानी कि तीसरा टर्म जो है वो क्या है, मीडियन है। तो एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आई मेरे पास, ये आ गई। लेकिन यदि अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर दूं, जैसे मैं अगर सपोज मान लीजिए कि 3 6 5 6 5 4 9 और 8 एक और ऐड कर दूं, तो सबसे पहला काम तो मैं इसको अरेंज करूंगा।
3 4 5 6 8 और 9। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है बच्चों, इवन है। तब ऐसी सिचुएशन में n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे पास 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि थर्ड टर्म प्लस 1 यानी कि फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। अरेंज जब हमने करा तो थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का। मैंने पूरी एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है और आशा भी करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर सच में ऐसा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइजेस के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ और क्लियर करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।